जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्डिक्ट हाईलाइट्स द डायनेमिक नेचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कमेंट। तो जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन सा केस है, कौन सी जजमेंट है, पहले तो ये पता होनी चाहिए। जब भी आप इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़ते हो उन केस का नाम प्लीज़ पढ़ लेना। यूपीएससी में वो सीधा जजमेंट का नाम, केस का नाम लिख देगा, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करना है कि वो केस का नाम पता हो, जैसे राइट टू प्रिवेसी वाले केस का नाम क्या था। ठीक है, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द केसेस दैट वी डिस्कस। ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्डिक्ट जो नवंबर 2022 में आया था, दिस इज रिलेटेड टू EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की रिजर्वेशन से रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो इस केस में क्या पूछा गया है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वर्डिक्ट कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का नेचर डायनामिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज बीन डिस्कस्ड मेनी मल्टीपल टाइम्स बिकॉज प्रीवियसली ये बहुत बार पूछा गया सवाल। ठीक है, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया सवाल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की डेफिनेशन देने से अच्छा है, क्योंकि लिमिटेड टाइम्स है, लिमिटेड वर्ड्स हैं, हम डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि सोसाइटी में जब भी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आए, डिस्प्यूट आए या क्लेम्स का टकराव हो आपस में, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल बिलीफ्स को। नाउ द प्रॉब्लम विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी as you can very clearly identify is कि ये क्या होता है, इसकी क्लियर कट एक सिंगल डेफिनेशन बताना मुश्किल है। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इस मामले के बारे में, इस मामले को लेके बहुत ही ज़्यादा सजग है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। ऑल्दो ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात नहीं करता है, बट हमने इसको लिंक करना है, इस जजमेंट को लिंक करना है, तो इस जजमेंट के हमें थोड़े से पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो कि कैसे रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रीएम्बल, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल लिबर्टी, सोशल जस्टिस, ये सारे जो आइडियल्स हैं आपके, बेसिकली क्या है, प्रीएम्बल के जो आइडियाज़ हैं कि इंडिया या भारत किस तरीके की देश होना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, तो आप बस शोकेस कर सकते हो इस तरीके से। नो नीड टू राइट लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, लॉन्ग डेफिनेशंस। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे आपने कोशिश करनी है कि 2 लाइन से ज़्यादा नहीं जाना है, और वो जो सेंटेंसेस होने चाहिए छोटे, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, है ना। देर आर मेनी पीपल हु डू नॉट इवन यूज कनेक्टिंग वर्ड्स विच आई एम अगेंस्ट, बट कई लोगों का ये मानना है कि हमें बस पॉइंट लिखने चाहिए। नहीं नहीं, एक आधा सेंटेंस लिखो, कोई बात नहीं, यू आर ह्यूमन, है ना, मशीन नहीं है जो आंसर प्रोड्यूस कर रही। तो अब क्या करना है, आपने 5 जज बेंच शुरुआत करनी है कि ये जनहित अभियान केस था क्या। 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दिस इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यू कैन ऑल्सो राइट द आर्टिकल इफ यू वांट। किसमें चेंज किया था, आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6). ठीक है, आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 16(6), ये 2 नए आर्टिकल्स ऐड किए थे और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन मिलेगा, ये बात कही थी। अब डायनामिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमें कैसे मालूम पड़ता है। डायनामिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस तरीके से दैट वी हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डायनामिक, देन वील टॉक अबाउट जनहित अभियान केस किस तरीके से इसको वैलिडेट करता है, एंड वील ऑल्सो गिव अ पॉइंट। हम एक पॉइंट ये देंगे, ये मैंने ऐसे ही बताया एक्स्ट्रा, ये आपके आंसर में नहीं रहेगा, ये आपके आंसर में नहीं रहेगा, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी वर्ड लिमिट भी वायलेट हो जाएगी और आपके आंसर में नहीं लगेगी। ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि क्योंकि अगेन क्रैश कोर्स है तो ज़्यादा जानकारी थोड़ी होनी चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट रखोगे कि जजमेंट अकॉर्डिंग टू सम पीपल इट वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज वेल। ठीक है, जिनको नहीं लगता है कि ये जो जजमेंट है वो वैलिड है
ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, द हिंदू वगैरह में ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो पढ़े होंगे, है ना। द हिंदू थोड़ा सा क्रिटिक वाला न्यूज़पेपर है, तो उसमें ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे, तो एक आधा पॉइंट या एक दो पॉइंट अगर आप उसके ले लेते हो तो भी चलेगा, ठीक है। So dynamic nature of constitutional morality is the first thing that we address. Then we address how the Janhit Abhiyan is also talking about it. Why? Because judges की जो statements होंगी, judges ने जो इसमें कहा होगा, वो decide करेगा कि constitutional morality क्या है। Ultimately सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो समझेगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ constitutional morality is not static but evolves, adapts over time to reflect the changing social, political, cultural dynamics of the society. तो कैसे चेंज होता है? सबसे पहले तो इंटरप्रिटेशन से चेंज होता है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर पार्ट, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के स्कोप को बढ़ा देता है, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी स्कोप बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिवेसी को लेके आते हो अंडर आर्टिकल 21 और प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा देते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सोसाइटी के अंदर वायलेशंस और इंट्रूजन्स ऑफ प्रिवेसी के केसेस ज्यादा हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से। तो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होती है, डिपेंड्स ऑन सोशो इकोनॉमिक क्लाइमेट किस तरीके का है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स की जो स्कोप है वो इससे भी एक्सपैंड होती है कि आपके सोसाइटी में जिस तरीके की किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में ये कहा गया है कि आप सोसाइटी की बात नहीं मानोगे, मतलब किसी रिलीजियस ग्रुप, किसी सोशल ग्रुप, है ना, इसकी जो मोरालिटी है या इसके हिसाब से जो सही गलत है उसको हमने प्राथमिकता नहीं देनी है। हमने प्राथमिकता किसको देनी है? हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स के हिसाब से जो सही गलत है, ठीक है। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टॉपिक वाज डिस्कस्ड इन डिटेल ड्यूरिंग सबरीमाला जजमेंट। ऑल्दो इस सबरीमाला जजमेंट का भी रिव्यू होने के लिए बकाया है, बाकी है, लेकिन सबरीमाला जजमेंट के टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, और इन्होंने कहा था, ठीक है, तो दीपक मिश्रा जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे ओवर अ मोरालिटी ऑफ एनी रिलीजियस और सोशल और कल्चरल ग्रुप। बट ऑल्दो ये बात कही गई, बट कॉन्स्टिट्यूशन भी अपनी मोरालिटी चेंज करता है सोसाइटी के साथ साथ, है ना। और क्योंकि नए नए एवेन्यूज आते हैं, तो अब क्या आ रहे हैं, LGBTQ राइट्स के बारे में बात होती है या ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में बात होती है कि उनको भी बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है, अधिकार जो है मिलने चाहिए, उनको भी रिकॉग्निशन लीगली मिलनी चाहिए। इस वजह से किस वजह से आई है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी ने जो फंडामेंटल राइट्स है उसका स्कोप बढ़ाया है। सो अल्टीमेटली यू हैव ऑल्सो टू सी इफ जुडिशरी हाउ इट इज गोइंग टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तीसरा, सोशल इनइक्वालिटी दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि सोसाइटी में एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है। अगेन इसके लिए मैं आपको कहूंगा प्रेफर करें एनसीईआरटी पढ़ें, पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी पढ़ें, वहां पे आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं कि एफर्मेटिव एक्शन क्यों देना है। अब आपका चाहे पर्सनल कोई भी स्टैंस हो, whatever be your stance on reservation, whatever be your stance of affirmative action, it is not important. What is important is कि affirmative action या reservation हमारे constitution का एक आइडियल है, इट इज एन आइडियल, ठीक है, ये एक आइडियल है। तो इस आइडियल को आपने प्रोटेक्ट करना है। जब तक कोई चीज संविधान में है, आप उसके अगेंस्ट नहीं लिखोगे आंसर के अंदर। जब तक कोई चीज संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, यू विल नॉट आंसर राइट एनीथिंग अगेंस्ट दैट, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ के चलनी है कि अगर एफर्मेटिव एक्शन है, अगर आर्टिकल 15-16 में रिजर्वेशन दिया गया है, तो आपने आंसर में इनवेरिएबली उसके फेवर में ही बात करनी है, because you are not going to question the constitution, whoever might have changed it, आप क्वेश्चन नहीं करने वाले जब तक आप जज नहीं बन जाते और उस कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं करते, या आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन जाते, सरकार नहीं बना देते। खैर, पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे बात होती है जो इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी को बना के चलना चाहता है।
और इस पार्ट 16 में कई समय पे टाइम पे बदलाव आया, ठीक है, बिकॉज अर्लियर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जो आर्टिकल था SEBC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई थी, लेकिन टाइम के साथ साथ इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई। और 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट ने भी इसे वैलिड माना था। इंदिरा साहनी जजमेंट जो थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसने भी इसे वैलिड माना था। यू कैन राइट दिस हियर। तो इसका मतलब टाइम के साथ बदल सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सिमिलरली सोशल चेंज जैसे एनवायरनमेंट, जैसे टेक्नोलॉजी, इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो पहले इतना पोल्यूशन नहीं होता था, और जब पहले इतना पोल्यूशन नहीं होता था तो आप राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि आप ये अज्यूम कर लेते थे कि एनवायरनमेंट तो क्लीन ही है। लेकिन जब इंडस्ट्रीज पोल्यूट करने लग गई, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इतना सारा पोल्यूशन होने लग गया, उसके बाद आपने राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया, ठीक है। Another thing जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो अपने आंसर्स में लिखोगे, बट आपने लिखनी है और थोड़ा सा आपकी थिंकिंग को ब्रॉड बनाना है, वो है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो थॉट प्रोसेस होती है, आइडियोलॉजीज होती हैं, वो इस पे भी डिपेंड करती है कि इंटरनेशनली हमें कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 51 कहता है ना कि वी हैव टू एंडेवर पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर्स। तो अब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम ट्रीटी साइन करते हैं, किस तरीके से हम कन्वेंशन साइन करते हैं, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए भी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को बदलना पड़ता है, ठीक है। कल को अगर हमने मान लीजिए ये कह दिया कि राइट अगेंस्ट टॉर्चर एक फंडामेंटल राइट है, अभी तक हमने इसको एक्सप्लिसिटली नहीं कहा है ना, ह्यूमन राइट माना जाता है इसको, लेकिन फंडामेंटल राइट इस तरीके से नहीं माना जा रहा है। तो अगर हम कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो शायद हम इसको भी फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दें, है ना। ऑल्दो इम्प्लिसिटली दिस इज अ फंडामेंटल राइट, बट एक्सप्लिसिटली ओपनली ये नहीं बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी चीजें जो है हमने ध्यान देनी है। अब जनहित अभियान वाला केस कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करता है, ये देखना है। सोशल जस्टिस जो है, और ये सारी की सारी चीजें मैंने जजमेंट में जो बोला गया है जजेस के द्वारा उनसे ली, ठीक है। जजेस ने जो बोला है जजमेंट में, उससे हम इंस्पायर होकर ले रहे हैं। तो सोशल जस्टिस जो है सिर्फ कास्ट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी एक्सटेंड किया जा सकता है, सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आपने GS2 में लिखने हैं, ठीक है, प्लीज। फिर आपने कास्ट इक्वालिटी की बात की, इक्वालिटी फॉर इक्वल्स एज कास्ट इक्वालिटी डज नॉट ट्रांसलेट टू क्लास इक्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो हम राइट टू इक्वालिटी को तब वायलेट नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहे हैं? दैट इज ऑल्सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर आपने आर्टिकल 14 पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन अगर आप दे देते हो तो आप इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर रहे, आप अलग सेट ऑफ लॉज, अलग सेट ऑफ कानून, अलग सेट ऑफ लोगों के लिए बना सकते हो, इक्वालिटी फॉर इक्वल्स। तो ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर इस्तेमाल करना है, और यहां पे आप बताओगे कि हमने क्या एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन दी है और कोर्ट ने उसको रीजनेबल माना है। हम नहीं, जनहित अभियान की वर्डिक्ट ये कहती है कि वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तीसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अगेन आई हैव मेंशन्ड, एंड इट इज नॉट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ वन अगेंस्ट द अदर। ये किसी एक के अधिकार को दूसरे से वायलेट नहीं कर रहा है। और वो क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी का तो अपना कोटा है। अगेन ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब जजमेंट में लिखा है। तो प्लीज जब जजमेंट के एस्पेक्ट्स को पढ़ोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, करंट अफेयर्स ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ने। तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी का कोटा तो नहीं चेंज हुआ, उनके कोटा में से शेयर तो नहीं लिया जा रहा 10% का। तो इसी वजह से आप इसे नहीं कह सकते कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यू नो व्हाई दिस वाज चैलेंज्ड? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जानी थी 10% की, उसको क्यों चैलेंज किया जा रहा था? इसलिए कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है।
बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और उसी के रिस्पॉन्स में कोर्ट ये सब बातें कर रहा है, अदालत उसी के रिस्पॉन्स में ये सब बातें कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इक्वालिटी को उठा के फेंक नहीं सकते संविधान में से, कॉन्स्टिट्यूशन में से। तो कोर्ट ने इसी बात को जस्टिफाई किया कि इक्वालिटी फॉर इक्वल्स अलाउड है हमारे यहां। तो हम जब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के कोटा में से कोई चीज कम नहीं हो रही है, रिड्यूस नहीं हो रही है, तो कैसे आप ये कह सकते हो कि राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ऑल्सो अनदर क्वेश्चन क्या था कि जो 50% कोटा है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 50% सीट्स रिजर्व्ड नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा सीट्स रिजर्व नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहां कहा गया था? वेयर वॉज इट सेड? इन 1992 इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में ऐसा कहा था। अब इसको चैलेंज करने वाले लोगों ने यही कहा था कि ये जो 50% का कोटा है ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि 27 और 22.5 ये तो एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, एससी एसटी ओबीसी का मिला के रिजर्वेशन है, मतलब 49.5% इनको मिलता है इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें अगर आप 10% और दे दोगे तो ये 59.5% हो गया, तो 50% का वायलेशन हो गया। तो कोर्ट ने यहां पे दो बातें बोली। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोली कि जो ये रिजर्वेशन रखा गया था, 50% रखा गया था, इट वाज ओनली फॉर एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी, नॉट फॉर एनी अदर क्लासिफिकेशन, नॉट फॉर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पीपल। ठीक है। और दूसरी बात ये बोली है कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वायलेट करने की भी जो है पावर दे दी गई थी। ठीक है। इन इंदिरा साहनी केस ओनली इट वाज सेड कि इन सर्टन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस दिस 50% कोटा में भी 50% कैप जो लगाई गई थी रिजर्वेशन पे, इट कैन बी ब्रीच्ड। ठीक है। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बदल सकती है। ये शोकेस करती है ये जजमेंट, जिसको हमने 4 पॉइंट से यहां पे बताया, बट देर आर सेवरल एक्सपर्ट्स हु स्टिल बिलीव, बिकॉज दे आर राइटिंग इन द हिंदू मेनी आर्टिकल, सो वी विल पुट 2 पॉइंट्स। हम 2 पॉइंट पुट कर देंगे। हमारा क्या जा रहा है, हम तो थोड़ा होलिस्टिक आंसर बनाएंगे ना। हमने जजमेंट को नहीं क्वेश्चन करना है, हमने बस ये बताना है कि किस तरीके से जजमेंट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, ये लिख देना, ये मैंने यहां पे नहीं लिखा है, अकॉर्डिंग टू सर्टन एक्सपर्ट्स और सर्टन ऑब्जर्वर्स। बेस्ट होता है लिखो आंसर में अकॉर्डिंग टू सर्टन ऑब्जर्वर्स। जब भी आपने कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन करना है जो आपको लगता है कंट्रोवर्शियल है, जो आप नहीं देना चाहते हो लेकिन आप किसी और को एट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सर्टन ऑब्जर्वर्स और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। So what you have to write here is upper caste representation in jobs and education is adequate and classification of EWS may be uncalled for. क्या कहते हैं ये कह रहे हैं कि अगर आपने क्लासिफिकेशन की है EWS की तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि EWS यानी कि EWS आप कहां से निकाल रहे हो? आप नॉन रिजर्व्ड कास्ट से निकाल रहे हो, है ना, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था। इसका मतलब कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दे वर नॉट गेटिंग रिजर्वेशन मेंट दैट दे वर फ्रॉम द सो कॉल्ड अपर कास्ट, है ना, अपर कास्ट से थे वो, नॉन बैकवर्ड क्लासेस में से थे वो। तो उनको तो ऑलरेडी जॉब्स और एजुकेशन में काफी हाई परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो व्हाई हैव यू पुट दिस एक्स्ट्रा रिप्रेजेंटेशन? ये आर्ग्यूमेंट है, हमने इसका जवाब नहीं देना, हमने बस बताना है कि ऐसे ऐसा बोला जा रहा है सर, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते तो आप पहले ये देखते कि क्या ये अंडर रिप्रेजेंटेड है सर्विसेज में, और फिर उनको जो है वो रिजर्वेशन देते। दूसरा, पावर्टी एलिविएशन जो है वो दूसरी चीज है। अगर आपने लोगों की गरीबी हटानी है, लोगों को गरीबी से निकालना है, तो वेलफेयर स्कीम इस्तेमाल करो, है ना। द रिजर्वेशन इज सपोज टू बी फॉर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स दैट वर कमिटेड अगेंस्ट द लोअर कास्ट। Reservation was supposed to be again for compensation for the historical wrong that was against the lower caste. तो ये चीज जो है ये आप रिजर्वेशन के थ्रू नहीं, आप गवर्नमेंट स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू इनकी पावर्टी हटाओ।
ये दो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरल्स के खिलाफ है ये फैसला। कौन सा फैसला? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। अल्टीमेटली हमने कंक्लूड कैसे करना है कि डायनामिक नेचर ऑफ मोरालिटी शुड बी गाइडेड बाय कमिटेड कोर ऑफ प्रिंसिपल। हम एग्री करते हैं, वी एग्री दैट यस constitutional morality can be changed, but it should not be so easy to change as well कि उसका जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमेशा बेसिक कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होनी चाहिए जो हमारे संविधान में है। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इन सब के आसपास ही वो घूमना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा जानकारी भी आपको नहीं चाहिए थी इस आंसर को लिखने के लिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि इस जजमेंट में क्या क्या चीज़ों के बारे में बातचीत हुई थी। यू कुड हैव मेड एन आंसर आउट ऑफ इट। नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू प्रिपेयरिंग सम एक्स्ट्रा नोट्स और सम एक्स्ट्रा समथिंग, कुछ भी नहीं है। बस आपने ये समझना है कि किसी इशू को, किसी टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, और वो धीरे धीरे आप में जो है क्वालिटी डेवलप होती जाएगी।